संवाद कौशल या भाषण कला। हमें भाषण कला का दूसरा भाग देखना है। मित्रों, भाषण कला का दूसरा भाग भाषण कला के अंग। भाषण कला के अंग। संवाद कौशल यानी कौशल्य या भाषण कला सचमुच संवाद एक कौशल्य है और यह कौशल्य हर एक व्यक्ति को आत्मसात होगा, ऐसी बात नहीं है। या सरल शब्दों में कहा जाए तो वक्तृत्व कला या संभाषण कला या भाषण कला प्रत्येक व्यक्ति में यह होगा, ऐसी बात नहीं है। परंतु आज भाषण कला की ओर एक व्यवहारिक दृष्टि से देखा जा रहा है। यानी भाषण कला आज एक करियर है, पैसे कमाने का साधन है आज भाषण कला। मित्रों, आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसे वक्ताओं को आज देखा होगा। बहुत प्रसिद्ध ऐसे अपने देश में हर एक राज्य में बहुत सारे वक्ता हैं जो विद्वान हैं, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय भी है, जो पैसा भी कमा रहे हैं और ज्ञान का दान भी कर रहे हैं। बहुत सारे हैं वक्ता। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर बोलने वाले, स्वामी विवेकानंद जी के कर्तृत्व पर बोलने वाले, महारानी झांसी की रानी पर उसका इतिहास पर बोलने वाले, राजनीति के क्षेत्र पर बोलने वाले, ऐतिहासिक क्षेत्र पर बोलने वाले, सामाजिक विषयों पर बोलने वाले, कला के क्षेत्र पर बोलने वाले, अभिनय पर बोलने वाले, संगीत पर बोलने वाले, विज्ञान पर बोलने वाले कई ऐसे नेता है, कई ऐसे वक्ता है। वे विद्वान भी हैं और उनके पास वक्तृत्व कला भी है, भाषण कला भी है। परंतु मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, क्योंकि हमें हमेशा अपने जीवन में निगेटिव स्तर पर नहीं देखना है, निगेटिव विचार नहीं करना है। हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव स्तर पर विचार करना होगा। हम पॉजिटिव स्तर पर विचार कर सकते हैं ना कि 100% हमें वक्तृत्व कला आत्मसात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये वक्तृत्व कला जो है या भाषण कला जो है निसर्गतः मनुष्य में उपजत होती है। ये बात सत्य होगी, यह बात सत्य हो सकती है। परंतु इस कला को हम जब हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं, उसका सकोल अभ्यास कर सकते हैं,
गहराई में जाकर अभ्यास कर सकते हैं, तो इस कला को 100% नहीं, 60-70% तो प्रतिशत तो हम उसको आत्मसात कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। तो मित्रों, भाषण कला के कुल मिलाकर 6 अंग माने गए हैं। भाषण कला के कितने अंग माने गए हैं? भाषण कला के विद्वानों ने कुल 6 अंग माने हैं। यानी वक्ता में या भाषण देने वाला जो वक्ता होता है, उस वक्ता के लिए अवश्य 6 अंग माने गए हैं। तो वे कौन कौन से अंग हैं? उन 6 अंगों का हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा, उसी पर हमें चर्चा करनी होगी। यानी भाषण कला का सबसे पहला अंग है भाषण की विषय वस्तु। विषय यानी आशय। आशय यानी अंग्रेजी में उसे कहा जाता है सब्जेक्ट। भाषण का विषय। मित्रों, भाषण देने वाला जो वक्ता होता है, उस वक्ता को यह जानना नितांत आवश्यक है कि उसे जहां भी भाषण देने के लिए जाना है, ये जहां उसे भाषण देना है, वहां प्रसंग क्या है, कौन सा कार्यक्रम है जहां हमें भाषण देना है, यह पहले ही जानना आवश्यक है। भाषण देने से पहले वक्ता यह जान ले कि हमें जिस स्थान पर या जिस कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जाना है, वहां कार्यक्रम कौन सा है। किसी की जन्म शताब्दी है, किसी का सम्मान समारोह है, या पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम है। जब हमें यह पहले ही पता चल जाए कि जहां हमें भाषण देने के लिए जाना है वह कार्यक्रम अमुक अमुक है, तो उस कार्यक्रम का विषय जो है उसी की तैयारी हमें पहले ही करनी होगी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो ऐसा न हो जाए कि कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का है, पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम है, और वक्ता को पता ही नहीं, और वक्ता यानी भाषण देने वाला वहां जाएगा और फिर उसे पता चल जाएगा, अरे यहां तो पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम है। और मैं एक बात पर हमेशा अड़ा रहता हूं, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वह अध्यापक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, भाषण देने वाले वक्ता भी हो सकते हैं, व्यावसायिक वक्ता भी हो सकते हैं, समाज सेवी वक्ता भी हो सकते हैं। वे स्वयं को इतना विद्वान मानते हैं कि हमें जहां भाषण देने के लिए जाना है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई उस विषय की कोई तैयारी नहीं की तो भी चलता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा वैयक्तिक अनुभव ऐसा है कि जहां हमें भाषण देने के लिए जाना है, जिस विषय पर हमें भाषण देना है, उस विषय की पूर्व कल्पना हमें होगी और उसकी तैयारी हम व्यवस्थित घर पर करें तो वह भाषण बहुत उत्कृष्ट हो सकता है। और जिस समय हमें कोई मालूम नहीं है कि वहां कौन सा कार्यक्रम है, वहां किस विषय पर बोलना है, अकस्मात वहां हम जाकर किसी विषय पर बोले, तैयारी न करते हुए बोले, वह भाषण आपका इतना उत्कृष्ट नहीं हो सकता। यह बात सत्य है। उसी के साथ साथ वक्ता को यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जहां जिस कार्यक्रम में हमें भाषण देने के लिए जाना है,
उस कार्यक्रम में जो श्रोता वर्ग आने वाला है, जो लोग उनका भाषण सुनने के लिए आने वाले हैं, उनका स्तर किस प्रकार का है? वह शहरी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी इलाके के लोग हैं, मागास वर्गीय लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अति शिक्षित लोग हैं, किस तरह के लोगों के सामने हमें भाषण देना है, इसकी पूर्व कल्पना वक्ता को होना अत्यंत आवश्यक है। यानी श्रोता लोग जैसे होंगे उसी के अनुसार भाषण की तैयारी करना आवश्यक है। यानी वक्ता अपने विचार श्रोताओं के सामने सुव्यवस्थित पेश कर सकता है और कम से कम शब्दों में भाषण का विषय प्रस्तुत करे। वक्ता कम से कम शब्दों में करे, उस विषय को स्पर्श करे, तो निश्चित रूप से आपका भाषण, वक्ता का भाषण यह उत्कृष्ट हो सकता है। उदाहरण के रूप में समझिए कि मैं स्वयं वरिष्ठ महाविद्यालय के छात्रों के सामने हमेशा पढ़ाता हूं और मुझे आदत है कि वरिष्ठ महाविद्यालय के समझदार बच्चों के सामने पढ़ाने का काम करता हूं। और जिस समय मुझे किसी हाई स्कूल में भाषण देने के लिए मुझे बुलाया गया, किसी विषय पर, समझ लीजिए कि हिंदी दिवस समारोह पर है, मुझे भाषण देना है, तो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, 10वीं कक्षा तक के जो छात्र मेरे सामने बैठे होंगे, मैं उनका स्तर देखकर मेरा भाषण होना चाहिए हिंदी दिवस पर। और जिस समय मैं सीनियर कॉलेज के समझदार छात्रों के सामने हिंदी दिवस पर भाषण करूंगा, मेरा स्तर अलग होगा। यानी वक्ता को यह पहला जानना चाहिए कि मेरे सामने बैठे हुए जो ऑडियंस है, जो श्रोता वर्ग है, उनका स्तर क्या है, उनकी स्तर के अनुसार ही उनकी भाषा होनी चाहिए और उनका भाषण होना चाहिए। भाषण कला का दूसरा अंग है देह बोली। देह बोली अंग्रेजी में उसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं या देह भाषा। देह यानी शरीर, भाषा यानी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। मित्रों, वक्ता के लिए यह अवश्य गुण या अंग माना जाता है। यानी वक्ता के मन में कब और क्या भाव उत्पन्न हो रहा है या हो रहे हैं, वह बॉडी लैंग्वेज से सहज ही समझा जा सकता है। यानी आपके देह बोली के अनुसार मेरे मन में जो भाव निर्माण होते हैं, वह भाव मेरे चेहरे पर दिखाई देते हैं। चेहरे की भाषा बोलती है, मेरा चेहरा भाषा बोलता है, मेरी आंखें, मेरे होंठ, मेरे भौवे, सब कुछ ये बॉडी लैंग्वेज है। मेरे हाथ है, मेरा शरीर है, ये बॉडी लैंग्वेज है। यानी मेरे मन में उठने वाले जो भाव है, वह बॉडी लैंग्वेज से सहज ही समझा जा सकता है, बॉडी लैंग्वेज से। यानी वक्ता श्रोता की आंखों में आंखें डालकर जब निर्भीक होकर बोलने लगता है, तो आपके व्यक्तित्व से श्रोता लोग प्रभावित हो जाते हैं। यानी जिस समय देखो, मैं एक जगह पर कुर्सी पर बैठ जाओ और मैं आप लोगों को सिर्फ भाषण देता रहूं या आपको मैं पढ़ाता रहूं, केवल एक जगह देखकर मैं आपको मेरे विचार आपके सामने प्रकट करता रहूं, तो इतना प्रभावित नहीं होगा। परंतु जिस समय मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से बोलने लगता हूं, तो उस समय मेरा भाषण जो है वह प्रभावी हो सकता है। भाषण कला का तीसरा अंग है श्रोताओं की जिज्ञासा की कद्र। श्रोता यानी भाषण सुनने वाला, यानी वक्ता का भाषण ऐसा होना चाहिए, वक्ता के विचार
प्रस्तुत करने की पद्धत ऐसी होनी चाहिए, स्टाइल ऐसी होनी चाहिए कि सामने बैठा हुआ जो श्रोता वर्ग है, लोग जो उसका भाषण सुन रहे हैं, उनमें जिज्ञासा निर्माण होनी चाहिए कि ये वक्ता आगे क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोल रहा है। यानी वक्ता की जो बुलंद आवाज से समाज में जो भ्रष्ट तंत्र व्यवस्था है उसी को तार तार कर सका और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त जो अराजकता है उसी का खुलासा कर सकता है, तो वह श्रोता वर्ग को बहुत पसंद आ जाता है। क्योंकि श्रोता वर्ग मन में चाहता है कि आज समाज में जो भी कुछ वास्तविकता है, जो भी कुछ चल रहा है, उसी पर यह वक्ता बोले। यानी श्रोता सबसे ज्यादा संतुष्ट तब होता है जब वक्ता उसके साथ अपनी भावनाओं को बांटने का प्रयास करता है। यानी श्रोता और वक्ता इन दोनों में एक भावनिक स्तर पर रिश्ता जुड़ जाता है, क्योंकि वक्ता अपने मन के भाव जो है वह उसके सामने प्रकट करता है। और यह एक शाश्वत सत्य है कि वक्ता को अपने भाषण में गहरा असर निर्माण करना है। वक्ता को अपने भाषण में गहरा असर निर्माण करना है तो भाषण में बीच बीच में चुटकुलों का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए, शेर शायरी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करे तो निश्चित रूप से उसका भाषण प्रभावी हो सकता है। परंतु एक बात है, वक्ता को अहंकारी भाषा में नहीं बोलना चाहिए, अर्थात स्वयं को केंद्र में मानकर बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वक्ता यह न समझे कि सामने बैठे हुए श्रोता वर्ग मूर्ख है और मैं अकेला विद्वान हूं, इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अरे इस दुनिया में बहुत सारे विद्वान हैं, हम दूसरों को मूर्ख क्यों समझे। स्वयं को कभी भी विद्वान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने क्षेत्र में परिपूर्ण ज्ञान से होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं हिंदी का अध्यापक हूं, परंतु मैं ये नहीं समझता कि मुझे हिंदी का परिपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि अध्यापक हो, शिक्षक हो, वह हमेशा जीवन के अंतिम समय तक एक विद्यार्थी बनकर रहता है, क्योंकि वह हमेशा पढ़ता रहता है, वह ज्ञान अर्जित करता रहता है, क्योंकि ज्ञान समुद्र से भी अपार है इस विश्व में। भाषण कला का चौथा अंग माना जाता है भाव भंगिमा और तन्मयता। मित्रों, तन्मयता का विशिष्ट ऐसा गुण, तन्मयता वक्ता का एक विशिष्ट अंग या गुण माना जाता है। यानी जिस समय भाषण देने वाला जो वक्ता होता है, जब वह मार्गदर्शन पर भाषण देता है तो उसे इस बात के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए कि उसकी कथनी और उसकी करनी में कोई अंतर नहीं रहे। क्योंकि जिस समय हम किसी विषय पर मार्गदर्शन पर भाषण लोगों के सामने करते हैं तो हम कितनी तन्मयता से, हमारे कितने अंदर से आ रहा है। जैसे कि देखो, मुझे कौन सा काम मिला है मेरे जीवन में, ज्ञान दान का काम मिला है। फिर मैं विद्यार्थियों के सामने ज्ञान का दान करते समय हर एक विषय में मुझे रुचि तो होनी चाहिए, परंतु जो काम मैं कर रहा हूं वह काम प्रामाणिकता से होना चाहिए। और जिस समय मैं अपना काम प्रामाणिकता से करने लगता हूं तो मेरे अंदर तन्मयता आ जाती है कि मैं बच्चों को, विद्यार्थियों को कितनी तन्मयता से, कितने अंदर से पढ़ा रहा हूं, वह विषय कितनी तन्मयता से समझा कर दे रहा हूं कि केवल ऊपर ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूं। यह विद्यार्थी या श्रोता वर्ग तुरंत समझ जाते हैं। यानी वक्ता की यह जो प्रामाणिकता तन्मयता से ही उत्पन्न होती है,
और इसकी प्रामाणिकता शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। भाषण कला का पांचवा अंग है अध्ययन, मनन और चिंतन। मित्रों, भाषण कला में भाषण के 4 मुख्य भाग माने जाते हैं। वो कौन सा? पहली है भूमिका, यानी जिस विषय पर हमें भाषण देना है उसकी भूमिका, उसकी प्रस्तावना कि वह विषय क्या है। दूसरा है विषय की महत्ता, यानी जिस विषय पर हमें भाषण देना है उसका जो विषय है, भाषण का जो विषय है उसका महत्व क्या है। तीसरा है समस्या व निराकरण, और चौथा है उपसंहार। मित्रों, एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जिस विषय पर वक्ता को भाषण देना है उस विषय का अध्ययन उस वक्ता ने करना चाहिए और वह अत्यंत आवश्यक है। निरंतर यानी हमेशा अध्ययन करने से क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार भर जाता है। और विद्वान उसे कहा जाता है मित्रों, विद्वान किसे कहा जाता है? जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है। यानी अध्ययन और जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं उसी पर मनन करो, उसी पर चिंतन करो, फिर वह ज्ञान दूसरों के सामने प्रस्तुत करो। और भाषण कला का आखिरी अंग यानी छठा अंग माना जाता है भाषण और जनसंपर्क। जनसंपर्क में प्रभावी बातचीत से ही लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। मित्रों, जब कोई प्रसिद्ध ऐसे विद्वान वक्ता होते हैं, उन वक्ता का प्रेक्षक वर्ग होता है, श्रोता वर्ग रहता है और उनका जनसंपर्क विस्तार से बढ़ता है। इसका कारण क्या है? जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बता दूं, शरद चंद्र जी पवार साहब है, एक प्रभावी वक्ता है। धनंजय मुंडे जी है, प्रभावी वक्ता है। राज ठाकरे साहब है, वे भी प्रभावी वक्ता है। ये राजनीति के क्षेत्र में प्रभावी वक्ता है, उनका जनसंपर्क विस्तार से बढ़ने लगता है। धार्मिक क्षेत्र में मैंने आप लोगों को कई बार उदाहरण दिया, हरिभक्त पारायण, समाज प्रबोधनकार निवृत्ति महाराज धार्मिक क्षेत्र में एक विद्वान मनुष्य है, उनका जनसंपर्क विस्तार से बढ़ रहा है। जिस समय भाषण आपका प्रभावी होगा, आपका वक्तृत्व प्रभावी होता है, तो लोग यानी श्रोता वर्ग आपसे प्रेम करने लगते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। कभी कभी देखो, छोटे से गांव में कोई वाचाल लोग होते हैं। वाचाल यानी वाचलता, वाचालता, हमेशा किसी न किसी बात पर बोलने वाले लोग होते हैं। 4-5 लोग एकत्र आ गए, जमा हो गए, तो वह वाचाल लोग उनमें एक नेता की तरह बोलने लगता है। यानी वाचालता जनसंपर्क के लिए एक प्रभावी शस्त्र माना जाता है। परंतु कभी कभी वाचालता घातक भी सिद्ध हो सकती है। यानी इन सब बातों को आत्मसात करने से ही हम भाषण कला को अत्यंत रोचक बना सकते हैं। भाषण कला के अंगों के माध्यम से हम समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के साथ साथ अर्थ प्राप्ति भी हम कर सकते हैं।